अच्छा जी, तो हम शुरू करते हैं। 1901 में जो नोबेल प्राइज मिले थे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में या फिजियोलॉजी में, लिटरेचर में और पीस में, किन किन को मिले थे और कहानी क्या है ये जरा सुनते हैं। मजे की कहानी है। नोबेल प्राइज 1901, सबसे पहले फिजिक्स का नोबेल प्राइज देखते हैं किसको मिला था। इससे पहले आपने कुछ चीज याद रखनी है, कुछ चीजें याद रखनी है। सरप्राइजिंग ईयर्स इन साइंस। साइंस के अंदर 3 साल मुतवातिर ऐसे रहे हैं जिनको सरप्राइजिंग ईयर्स कहा जाता है, हैरान कुन, जिसमें फिजिक्स में और मेडिसिन में या फिजियोलॉजी में एक इंकलाब बरपा हुआ, रेवोल्यूशन आया, जिसमें एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आया। जिन 3 सालों ने मौजूदा जो फिजिक्स और मेडिसिन की लाइफ है उसको मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा नाम दिया, रेवोल्यूशनाइज किया। वो कौन कौन से ईयर्स हैं वो देखें। वो 3 ईयर्स हैं, 1895 एडी, 1896 एडी और 1897 एडी। ये 3 साल जिनको सरप्राइजिंग ईयर्स कहा जाता है फिजिक्स और मेडिसिन में। इन सालों में क्या क्या हुआ था? सबसे पहले 1895 में जो कुछ हुआ था उसके पीछे क्या था उसको हम देखते हैं। तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं, तो ये अपने वक्त के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इंट्रोवर्ट साइंटिस्ट थे और जो अपनी लैब में ही मौजूद रहते थे और रिसर्च करते थे। बड़े ही नामवर साइंटिस्ट थे अपने दौर के। इनका नाम है जी विल्हेम कॉन्ट्रैड रोंतगन। आप फिजिक्स में इसको आमतौर पर रोंतगन पढ़ते होंगे, लेकिन ये जर्मन वर्ड है, इसको रोंतगन पढ़ना है। क्योंकि इंग्लिश और जर्मन दो मुख्तलिफ जबानें हैं, तो आपने इसको उसी तरह पढ़ना है जिस जबान का ये लफ्ज है। तो ये जर्मन वर्ड है रोंतगन। ठीक है, क्या नाम है इसका? रोंतगन। तो नेक्स्ट आप जब पढ़ें तो ध्यान से, तो विल्हेम कॉन्ट्रैड रोंतगन उनका नाम था। इनकी डिस्कवरी क्या थी, कोई जानता है? क्या डिस्कवर किया था इन्होंने? हैं? क्या? रोबोट। अच्छा, ये देख के आपने कहा कि रोबोट डिस्कवर किया। ये तो रोबोट बैठे डिस्कवर कर रहा है ना। नहीं जी, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? आप अगली स्लाइड पे नजर डाले हुए, लेकिन नहीं नजर आई जी। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, इनकी क्या डिस्कवरी है? तो इन्होंने 1895 में, नवंबर 1895 में इन्होंने एक्सरेज डिस्कवर की थी, जो कि बहुत बड़ी इजाद है। कैसे इजाद हुई और ये क्या है देखें। आज आपका अल्लाह ना करे किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, बैकबोन फ्रैक्चर हो जाती है या डिस्कें हिल जाती हैं, ठीक है, कोई टखने और घुटनों में कोई मसला होता है हड्डी में। इसी तरह से अल्लाह ना करे किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है, ठीक है, कोई रसोली हो जाती है दिमाग में। इसी तरह किसी को न्यूमोनिया होता है, चेस्ट का एक्सरे करना पड़ता है, इन्फेक्शन होती है, ठीक है, या किसी कोई चीज आप स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं, कोई बच्चे सिक्के वगैरह निगल लेते हैं, किसी के मुंह में सुइयां चली जाती हैं। तो वो कैसे उसको स्टडी करना है, कैसे पता करना है, आज आपको डॉक्टर भेजता है। तो आज आपको डॉक्टर भेजता है डायग्नोज करने के लिए कि आप एक्सरेज करवा के आए, ठीक है। इन एक्सरेज से पहले क्या होता था, जब एक्सरेज डिस्कवर नहीं हुई थी, तो अगर आपकी टांग कहीं से टूट जाती थी, किसी शख्स की टांग टूट जाती थी, तो पूरी टांग को पहले छीला जाता था, पूरी टांग का ऑपरेशन होता था और चेक किया जाता था कि टांग कहां से टूटी है। आपके पेट में कोई चीज चली जाती थी तो आपको पूरे जो पेट है उसको चीरा जाता था। तो बहुत मुश्किल था। एक्सरेज के जरिए आप पता चला लेते हैं कि ये हड्डी, ये मोहरा, यहां पे मसला है, तो फिर उसी को ही खरीदा जाता है। लेकिन एक्सरेज से पहले बहुत ही मुश्किल और बहुत ही जालमाना और जाबराना ऑपरेशंस किए जाते थे आपको उस चीज को डायग्नोज करने के लिए, ठीक है। और वो जो ऑपरेशन हुआ करता था वो सरेआम हुआ करता था। लोग बैठते थे और वो आपका ऑपरेशन देखते थे। तो आपकी इर्द गिर्द जो लोग थे वो आपकी धाड़ें सुना करते थे, चीखें सुना करते थे, और कभी कभी नशा काम आता था, कभी नहीं आता था। बेहोश करते थे, लेकिन बेहोश भी उस वक्त इतना ज्यादा जिद्दत नहीं थी कि आपको इतना बेहोश किया जा सके। आवाज का होश में आ जाता था पेशेंट तो फिर बड़े मसाइल होते थे, उन्हें फड़ना, फिर 10-10 बंदे होते थे जो उसको पकड़ते थे। बहरहाल ये है साइंटिस्ट विल्हेम रोंतगन जो अपनी लैब में मौजूद हैं और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो कहानी कुछ यूं हुई कि वो अपनी लैब में मौजूद थे और ये आप देख रहे हैं, ये ट्यूब है, इसको क्रोकस ट्यूब कहते हैं। कैथोड रेज आपने पढ़ी होंगी, कैथोड रे ट्यूब है ये, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हुआ कुछ यूं कि ये जो कैथोड ट्यूब है, ठीक है, कैथोड रेज पहले डिस्कवर हो चुकी थी। कैथोड रेज क्या होती हैं कि आप, ये ट्यूब है, इसके अंदर गैस होती है लो प्रेशर पे, ठीक है। आप एक टर्मिनल, ये रेड कलर है कैथोड का और ये ब्लैक कलर है एनोड का, तो इधर से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, एक टर्मिनल को एनोड, दूसरे को कैथोड से जोड़ दिया जाता है और बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, वोल्टेज के साथ, हाई वोल्टेज के साथ।
तो फिर क्या होता है, वो जो करंट पास होता है गैस में से, तो गैस के एटम्स आयनाइज हो जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। वो आयंस दौड़ते हैं, पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ और नेगेटिव आयंस एनोड की तरफ। वो जो आयंस इस टर्मिनल पे जाके मेटल से स्ट्राइक करते हैं कैथोड से, तो वहां से रेज निकलती, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो निकलते हैं उनको कैथोड रेज कहा जाता है। ठीक है, वो है कैथोड रेज। अब हुआ कुछ ऐसे, कैथोड रेज ऑलरेडी डिस्कवर्ड थी। जो रंतगन थे वो अपनी लैब में ये जो कैथोड रेज हैं इनका इंपैक्ट स्टडी करना चाह रहे थे कि ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के ग्लास जो शीशा है इसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो वो क्या इंपैक्ट कर देते हैं, उससे क्या रिजल्ट अखज होता है। ठीक है, तो कैथोड रेज का ग्लास ट्यूब के ऊपर और इवन के मेटल के ऊपर क्या असर है, वो ये स्टडी करना चाह रहे थे। जब वो स्टडी कर रहे थे कैथोड रेज का ग्लास के ऊपर टकरा के या फिर डिफरेंट मेटल्स के ऊपर इंपैक्ट क्या है, जब वो चेक कर रहे थे, तो इसी दौरान में उन्होंने देखा 9 फीट दूर एक प्लैटिनोबेरियम की शीट पड़ी है, स्क्रीन पड़ी है, ठीक है, फिल्म पड़ी है, और उसके ऊपर धब्बे नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, उन्हें बार बार देखा। हालांकि उन्होंने ये कैथोड रे जो है, ये जो कोकस ट्यूब है, इसको उन्होंने कार्डबोर्ड से कवर कर दिया था, लकड़ी के कार्डबोर्ड से कवर किया था, इवन के मेटल प्लेट्स भी बास्कत रखी थी, लेकिन फिर भी 9 फीट दूर जाके एक फिल्म थी प्लैटिनोबेरियम की, वो जो है वो डिस्टर्ब हो रही थी, उसके ऊपर निशानात आ रहे थे, उसके ऊपर इमेज और स्पॉट्स नजर आने लग गए थे। तो ही वाज रियली एस्टोनिश्ड कि ये क्या हो रहा है, इसका मतलब कोई और किस्म की रेस हैं जो दूर दूर जा रही हैं, जो इसी ट्यूब से निकल रही हैं और वो दूर जाके मुख्तलिफ चीजों को उसके ऊपर इंपैक्ट डाल रही हैं। तो उसने फिर इसको कवर किया, मेटल के साथ कवर किया, फिर भी देखा कि उसके ऊपर पेनिट्रेशन हो रही है और इस ट्यूब से बाहर रेस कोई निकल रही है। उसने कहा ये कैथोड रेस जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैथोड, ये तो बाहर नहीं जा रही है, मुझे पक्का पता है, लेकिन ये कैथोड रेस किसी चीज से टकरा के नई रेस जो इनविजिबल है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो बाहर जा रही हैं, जो मुख्तलिफ चीजों से भी पेनिट्रेट करके जा रही हैं। जब उनको ये शकूक व शुबहात पड़े कि कोई एक रेस कोई है जो कि ये कर रही हैं, फिर उन्होंने मंजी डाली लैब में। ठीक है, ये होते हैं फिर साइंटिस्ट। उन्होंने फिर चारपाई ही लैब में डाल ली और तकरीबन कोई 1.5 से 2 महीना लगे रहे ये सर्च आउट करने में कि आखिर वो कौन सी रेस हैं और वो कौन सा सोर्स है जो कि मुख्तलिफ शीट्स को जाके हिट हो रहा है, मुख्तलिफ स्क्रीन्स को और फिल्म्स को जाके हिट हो रहा है। बिलाखिर उन्होंने एक टॉपिक लिखा और उसमें ये बताया कोई रेस हैं जो कि ग्लास प्लेट से भी, ग्लास शीशे से भी पास हो रही हैं, मैं मेटल रखता हूं उससे भी पास हो रही हैं, ठीक है, वुड की शीट रखता हूं उससे भी पास हो रही है। तो उन्होंने कहा कि कोई नई किस्म की रेस हैं, और उस दौर में जो नई किस्म की अननोन रेज होती थी उनको XYZ के नाम से याद करते थे, उन्होंने उनका नाम एक्स रेज रख दिया। एक्स रेज मीन अननोन रेज, ठीक है, एक्स रेज। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा कि बाबू आपका नाम रंतगन है तो रंतगन रेज के नाम से इसका नाम रख लें, तो उन्होंने कहा नहीं, एक्स रेज ही ठीक है। वो बहुत इंट्रोवर्ट था, वो अपनी मशहूरी नहीं चाहता था, आगे भी आप देखेंगे किस तरह से। ठीक है, तो अब फिर इसको मजीद क्लैरिफाई करने के लिए उन्हें अपनी बीवी को बुला लिया, उन्होंने आप बीबी तेरे जिन कटा, ठीक है। तो उन्होंने अपनी बेगम साहबा को बुला लिया और सबसे पहला कहा जाता है कि जो चंद एक इमेजेस थे उनमें से एक इमेज उनकी बेगम के हाथ का है। तो बेगम की जो वेडिंग रिंग थी, शादी की रिंग, वो भी उनके हाथ में मौजूद थी और उन्हें कहा कि अपना हाथ इन रेस के आगे करो, ये कैथोड ट्यूब है, इससे निकल रही है एक्स रेस, और आप अपना हाथ आगे रखो, वो रेज आपसे गुजरेंगी और पीछे स्क्रीन के ऊपर इमेज बनाएंगी, देखते हैं। तो उन्होंने फिर देखा ये उनकी एक्सरेस, उनकी बेगम के हाथ का इमेज है जिसमें उनकी जो वेडिंग रिंग है वो भी नजर आ रही है, और इससे उन्होंने देखा, पहला अपनी बेगम के हाथ का एक्सरेस किया कि कोई मरे थे मरे। बहरहाल उनको पता नहीं था कि संगीनी का कि एक्सरेस कितनी डेंजरस भी हो सकती है। बहरहाल उन्हें देखा कि ये जो हाथ है इसकी सिर्फ हड्डियां नजर आ रही हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, जो फ्लैश है, जो गोश्त है, उसका इमेज नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब उसने कंक्लूड किया ये जो इनविजिबल रेज हैं ये इतनी तगड़ी हैं, इतनी ताकतवर हैं कि ये गोश्त से भी पास हो जाती हैं, ठीक है, और ये मेटल से भी पास हो जाती हैं और बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं उनमें से पास हो जाती है। तो ये पहला इमेज कहा जाता है कि चंद एक पहले जो इमेज थे उनमें से उनकी बीवी के हाथ का इमेज भी है, ठीक है। तो ये नई रेज डिस्कवर हुई जिनको एक्स रेज के नाम से याद किया जाता है। अब जो ही उन्होंने डिस्कवर किया तो जो प्रेस मीडिया होता है, उस वक्त प्रेस थी, ठीक है, अखबारात थे, उन्होंने फिर फैला दिया इसको, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दी। जिस तरह जर्मन प्रेस है तो 6 जनवरी 1896 को उन्होंने कहा, अ सेंसेशनल डिस्कवरी व्हिच इफ द रिपोर्ट्स आर कंफर्म्ड इज लाइकली टू बी
attended by imperial consequences for physical and medical science spoken of in scientific circles here। कि अगर ये सच है जो कि नई रेज डिस्कवर हुई हैं तो इनका बड़ा ही इंपीरियल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बड़े जबरदस्त उसके नतायज होंगे फिजिक्स में और मेडिसिन में, और हम लोगों के जो ऑपरेशंस करते हैं बड़े ही जाबराना तरीके से उससे बच जाएंगे और हम चेकआउट कर लेंगे, हम पता कर लेंगे कि कहां पे मसला है किस तरह से। तो फिजिक्स और मेडिसिन पे इसके बड़े दूर असरात होंगे। पहले अखबारात का दौर था और लोग हर कोई अखबार पढ़ता था तो अखबार से उनको ये इंफॉर्मेशन मिली। फिर नेचर मैगजीन जो कि बहुत मशहूर था, उन्होंने जो साइंटिस्ट रुंतगन है उसकी तारीफ में 17 लाइनें लिखी, जो कि आप नेचर मैगजीन की उस डेट को जाकर चेक कर सकते हैं कि उसकी तारीफ में कि सर रुंतगन विल्हेम रुंतगन ने नई रेस डिस्कवर की है जो कि बहुत ही फायदेमंद है इंसानों के लिए। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने भी लिखा द एप्लीकेशन ऑफ द डिस्कवरी टू द फोटोग्राफी ऑफ हिडन स्ट्रक्चर्स। अब उन्होंने एक स्टेटमेंट लिख दी कि भाई ये अंदर हमारे जो छुपे हुए स्ट्रक्चर्स हैं उनका भी ये इमेज दिखाती है। एज अ फीड सेंसेशनल एनफ, ये स्टेटमेंट दी उन्होंने कि ये तो बड़ी सेंसेशनल चीज है कि आपके बॉडी के अंदर आपके क्लोथ्स के इनसाइड आपका बॉडी दिखाया जाएगा। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट थी। एंड लाइकली टू स्टिमुलेट इवन द अनएजुकेटेड इमेजिनेशन। तो अब ये जो स्टेटमेंट थी कि भाई ये रेज ऐसी खतरनाक है कि आपके बॉडी के अंदर भी सब कुछ दिखा सकती हैं, तो ये अब पूरी दुनिया में फैल गई। अब जो कम इल्म और कम पढ़े हुए लोग थे उन्होंने जब ये स्टेटमेंट पढ़ी तो मुख्तलिफ बातें उससे अखज़ करना शुरू कर दी। हैं, ये हमारे बॉडी को भी दिखा देंगी, कपड़ों के से भी अंदर से भी चली जाएंगी। ठीक है, तो फिर कुछ नई नई स्टेटमेंट्स आई। Gossip soon spread among the strict and straight-laced elements of societies। जो सीधे साधे और कम पढ़े लोग थे उन तक जब ये बात पहुंची कि कोई रेज निकली हैं जो आपके कपड़ों के अंदर से भी देख लेती हैं, that X-rays could see through clothing and threaten privacy। ये तो प्राइवेसी के सख्त खिलाफ है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, तो कुछ लोग ने इवन कुछ जो शोरा थे, लोकल शोरा, उन्होंने शायरी बनाना शुरू कर दी। शायरी चेक करें एक्सरेज के खिलाफ कि थ्रू क्लोक एंड गोन एंड इवन स्टेज दोज नॉटी रुंतगन रेज। क्या, थ्रू क्लोक एंड गाउन, क्लोक चादर को कहते हैं, चादर और गाउन के भी अंदर चली जाती हैं, एंड इवन स्टेज, और आप वहीं पे रहती हैं, दोज नॉटी रुंतगन रेज, बड़ी शरारती रेज है, ये कपड़ों के अंदर घुस जाती है। तो ये बड़ी स्टेटमेंट जो अखबारात में चल रही थी। जर्नल ऑफ इलेक्ट्रिक वर्ल्ड, अपॉर्चुनिस्टिक लंदन, वन अपॉर्चुनिस्टिक लंदन कंपनी एडवर्टाइज्ड एक्सरे प्रूफ अंडर क्लोथिंग स्पेशली फॉर द सेंसिटिव वुमेन। तो खवातीन को भी ख्याल रखना चाहिए, ये अंडर क्लोथिंग और आपके जो है ना बॉडी के अंदर दिखाना शुरू कर देती हैं। तो इवन के लोगों ने बड़े ही मजे लेके इसको मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में छापना शुरू कर दिया कि एक्सरे से बचिएगा, जिसका पीछे 10, 20, 30 साल पहले बहुत सारे मौलवियों ने पाबंदियां लगाई। इवन के नया स्पीकर आया तो कहा कि स्पीकर इस्तेमाल ना करें, इसमें शैतान बोलता है, और सब तो ज्यादा वही बोल देने। ठीक है, तो जब भी नई डिस्कवरी आई है उसमें कम जो इल्म वाले लोग होते हैं वो हमेशा हर्डल्स क्रिएट करते हैं, उनको पता ही नहीं होता, बस एमी कि भाई ये पता नहीं क्या चीज आ गई। हाँ जी, हवाई फायर। न्यूयॉर्क कंसर्न सिटीजन्स कंसीडर्ड लेजिस्लेशन अगेंस्ट द यूज ऑफ एक्सरेज। न्यूयॉर्क के बहुत सारे लोग इवन के कानूनी तरीका अख्तियार करने लग गए कि इसके खिलाफ कोई लेजिस्लेशन बनाई जाए, कोई कानून बनाया जाए कि एक्सरेज का इस्तेमाल ना किया जाए। ओपरा ग्लासेस भी, जो सिंगल आइड या डबल आइड ओपरा ग्लासेस होते थे वो यूज हो रहे थे, उन्होंने कहा कि इसमें भी इस्तेमाल ना करें, उनमें इस्तेमाल होना शुरू हो गए थे। तो बड़ा ही लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि एक्सरेज को इस्तेमाल ना करें, लेकिन बहरहाल एक्सरेज वर एडॉप्टेड वर्ल्ड वाइड एट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस। लेकिन एक्सरेज के जो फवायद थे वो पूरी दुनिया में बड़े ही जबरदस्त अंदाज में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेस में और स्पीड से उसकी जो न्यूज थी वो फैल चुकी थी। एक्सरेज इतनी जबरदस्त किस्म की रेज हैं। बाय द एंड ऑफ 1896 मोर देन 1000 बुक्स एंड पेपर्स हैड बीन पब्लिश्ड ऑन एक्सरेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो सिर्फ 1895 में उन्होंने डिस्कवर किया और 1896 के अंदर 1000 किताबें एक्सरेज पे लिखी जा चुकी थी और पूरी दुनिया तक पहुंचाई जा चुकी थी कि एक्सरेज नाम की कोई चीज जो है वो डिस्कवर हो चुकी है। बाय फरवरी 1896 एक्सरेज वर फाइंडिंग देयर फर्स्ट क्लिनिकल यूज। तो पहली दफा 1896 में, फरवरी 1896 में देखा गया इसका बाकायदा क्लिनिकल यूज, यानी कि इंसानों के चेकअप के लिए पहली दफा एक्सरेज को इस्तेमाल किया गया। व्हेन एडविन ब्रैंडफॉस प्रोड्यूस्ड अ प्लेट ऑफ अ पेशेंट्स फॉल्स फ्रैक्चर। आपकी जो ये हाथ के साथ रिस्ट कलाई है, इसकी हड्डियों के मुख्तलिफ जो फ्रैक्चर की टाइप्स हैं उनमें से एक टाइप है। तो एक शख्स है, उसकी जो रिस्ट है कलाई फ्रैक्चर हो गई,
तो उसके फॉर हिज ब्रदर अ लोकल डॉक्टर, तो एक लोकल डॉक्टर ने कलाई का जो एक टाइप है फ्रैक्चर की, उस फ्रैक्चर को चेक करने के लिए पहली दफा एक्सरेज का इस्तेमाल किया और उसमें कामयाब रहे। द फर्स्ट एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी में यूज की गई, मूविंग पिक्चर एक्सरेज में यूज की गई, मिलिट्री रेडियोलॉजी में वर परफॉर्म्ड इन अर्ली 1896। 1896 के शुरू के महीनों में एक्सरेज को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया था मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए। Röntgen was awarded for the first Nobel Prize in Physics in 1901 for his discovery। तो इतनी अहम दरियाफ्त पे नोबेल को, नोबेल दुनिया का पहला नोबेल प्राइज फिजिक्स में विल्हेम रोंतगन को दिया गया, उनको मुंतखब किया गया। अगर ये एक्सरेज ना होती आज तुहाडियां भी हड्डियां पूरियां कटनियां पैनियां सी, ठीक है। When asked what his thoughts were at the moment of the discovery, he replied true to form, I don't think I investigated। इतना शोधा और इतना भोला शख्स था रोंतगन, उससे जब पूछा गया कि आपने एक्सरेज डिस्कवर की हैं, आप कुछ बोलेंगे, उन्हें कहा मैनू नहीं लगता मैं डिस्कवर किया, खुद ही डिस्कवर हो गई है, मैं तो कैथोड रेज पे स्टडी कर रहा था। तो इतने अजीम लोग भी होते हैं हमारे, हम थोड़ा सा भी एक छोटा सा काम कर लें, मैंने किया है सर, मैंने किया है, ठीक है, हम उसको पेश होकर गए, मैंने किया है, उसने इतनी बड़ी डिस्कवरी की और वो कहता है कि मैनू नहीं पता मैं की थी, खुद ही हो गई, ठीक है। ये अजीम लोगों की निशानियां हैं। नेक्स्ट, he rejected a title that would have given him entry into the German nobility। उन्होंने एक टाइटल जो कि जर्मन नोबेल लोगों में, जो खास लोगों को दिया जाता था, वो भी ठुकरा दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं जरूरत, मुझे नहीं जरूरत। एंड डोनेटेड इट्स नोबेल प्राइज मनी टू हिज यूनिवर्सिटी, और उसको जो नोबेल प्राइज मिला, उसकी जो रकम मिली, वो भी अपनी यूनिवर्सिटी को डोनेट कर दी। कितनी अजीम बात है। While he accepted the honorary degree of Doctor of Medicine, लेकिन उन्होंने मेडिसिन की PhD की एजाजी डिग्री जो उनको दी गई वो उन्होंने कबूल कर ली। Offered to him by his own university, he never took out any patents on X-rays। पैटेंट क्या होता है? पैटेंट दरअसल आपकी प्रॉपर्टी, जो आप इन्वेंट करते हैं, जो आप डिस्कवर करते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, वो आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो आपको लिख के दिया जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी है, आप चाहे जिसको इजाजत दें एक्सरेज से फायदा लेने की, उसको इस्तेमाल करने की, और जिसको आप ना दें इजाजत, ये आपकी मर्जी है। तो वो एक्सरेज का पेटेंट था, लेकिन उसने पेटेंट लिया नहीं, ठीक है। हाँ जी, टू एंश्योर दैट द वर्ल्ड कुड फ्रीली बेनिफिट फ्रॉम हिज वर्क, कि मेरी जो एक्सरेज डिस्कवर्ड हैं ये मेरी है ही नहीं, मैं इसका पेटेंट हूं ही नहीं, जो चाहे इसको इस्तेमाल करे और जैसे चाहे फायदा ले।